स्टार्ट। तो अब तक अपन पढ़ लिए थे क्या बोलते हैं ब्लड फ्लो, और अपना क्या बोलते हैं पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन। ब्लड फ्लो पढ़ लिए हैं कि रीनल में कैसे किडनी में कैसे ब्लड फ्लो होता है। फिर उसके बाद पीसीटी का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पढ़ लिए थे, और लूप ऑफ हेनले पढ़ लिए थे। अब आता है अपना डीसीटी वाला पार्ट, ठीक है। तो अपना जब देखेंगे पीसीटी में अपन 65% वाटर और 65% सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पर क्या बोलते हैं लूप ऑफ हेनले में, जहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ था डिसेंडिंग लिम्ब में, और असेंडिंग लिम्ब में आयंस रीअब्जॉर्ब हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद जो अपने पास यहाँ लिक्विड बचता है, मतलब जो भी फ्लूइड बचता है, उसका होता है 20% वाटर होता है उसमें, और 10% सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू लाइक अपना जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी रहती है वो 300 रहती है, ठीक है। पीसीटी में भी अपनी 300 रहती है। ऑस्मोलरिटी चेंज होती है अपनी लूप ऑफ हेनले में, जो कि 300 से 1200 तक जाती है, फिर 1200 से वापस से वो 300 तक आती है। लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बदल जाता है कि फॉर वाटर इट्स लाइक 20% एंड फॉर ions is like 10%, okay. So because of this our fluid gets little bit we say isotonic to hypotonic, okay, because the concentration of solutes get decreases. So अब DCT में क्या होता है, DCT में first of all if we see like the initial part of a DCT can be divided into two parts, okay. It is early DCT and it is late DCT, okay. In early DCT we can see like we have two functions, okay. First is like we have to reabsorb some amount of ions and some amount of water, okay. So and the basic reabsorption of sodium and like chlorine ion is on the basis of ATP से ATP पंप के जैसे होता है। ATP प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसमें से सोडियम और कैल्शियम क्लोरीन बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है। सिमिलरली अपने पास क्या बोलते हैं इसके बाद अपने को कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन देखना रहता है। इसमें मेन डीसीटी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन है, जहाँ से अपना एंडोक्राइन और क्या बोलते हैं हार्मोनल एसोसिएशन चालू हो जाता है, ठीक है। हार्मोनल एसोसिएशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने पीसीटी में अराउंड 60% ऑफ कैल्शियम रीअब्जॉर्ब कर लिए थे, बट अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो अपने को और कैल्शियम की नीड पड़ेगी। अब और कैल्शियम की नीड पड़ेगी तो पहला बोले कि जो वेस्ट में अपना निकल रहा है उसको पहले रीअब्जॉर्ब कर लेते कि बोन वोन से ना लेना पड़े इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ से अराउंड 10% कैल्शियम अपन रीअब्जॉर्ब करते हैं अगर अपने को नीड पड़ती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो अपना ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है ना, वो और जो अपना यहाँ पर कैल्शियम का लेवल अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन फिर भी यहाँ से ज़्यादा है, तो ये इजीली तो रीअब्जॉर्ब होगा नहीं, तो उसके लिए अपने को चाहिए होता है हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है कि अपना 5 से 6% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वाटर सब्जेक्टिव होता है 20% के पास, कि 20% के बाद ऐसा होता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कितना भी समझ लो कि कभी कभी 15% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, कभी कभी 18% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, कभी कभी 5% ही रीअब्जॉर्ब होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होएगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड अपना यूरिन होगा, और जितना कम वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतना डाइल्यूट अपना यूरिन होगा, ठीक है। बेसिक है ये। तो अब अपने को कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन देखना है, तो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पर बहुत खिचड़ी है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिखूँ तो वो बता दूँगा, ठीक है। तो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन अपना ऐसे होता है कि मान लो अपना पीटीएच हार्मोन आया और यहाँ पर अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पर आया उसने जी प्रोटीन को स्टिमुलेट किया, और वहाँ से जीटीपी से एडेनिलीज साइक्लेज जीटीपी से एटीपी बनाया, ठीक है। एटीपी से वो कैम बना, ठीक है, साइक्लिक एएमपी। देन वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। अब प्रोटीन काइनेज ए कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग चैनल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग चैनल क्या करता है, फॉर एग्जांपल देखो ये सेकेंडरी मैसेंजर वाला काम हो जाता है अपना। सेकेंडरी मैसेंजर का जो कंसेप्ट है हार्मोन का वो यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है।
तो पहले से ये अपना जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन आया, ये अटैच हुआ जीटीपी पे, फिर एडेनिल साइक्लिक एंजाइम आया, फिर वो एटीपी पे आया, फिर एटीपी कन्वर्ट हुआ साइक्लिक एएमपी में, फिर वो प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट हुआ, और प्रोटीन काइनेज ए ये कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग चैनल को एक्टिवेट करता है, और यहाँ से कैल्शियम वापस रीएब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम जब रीएब्जॉर्ब होता है तो वो अंदर पूरा पेज हिल गया, इसको वापस ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम जब रीएब्जॉर्ब होता है तो उसमें अपने को करना क्या होता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कैल्शियम जब बाहर जा रहा है तो अपने को उसका अंदर भी कुछ डालना पड़ेगा, तो उसके अंदर आता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये जिसके ज़रिए कैल्शियम बाहर जाता है और ये दोनों आयन अंदर आते हैं, तो कैल्शियम ऐसे रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, 10% कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता है। और इसमें एक प्रोटीन भी होता है कैल बाइंडिंग प्रोटीन करके, और अपना कैल मॉड्यूलिंग प्रोटीन होता है अपना उसमें जीआईटी में। जीआईटी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन के कैल मॉड्यूलिंग प्रोटीन होता है, और रीनल में कैल बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये प्रोटीन यूज़ होता है और अपना कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा जाए ना तो अपने पास ये थायाजाइड थायाजाइड एक ड्रग होता है जो कि अपना क्या बोलते हैं डायूरेटिक्स में प्रेजेंट होता है, जो इनिबिट करता है ये वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को। ये क्लिनिकल पॉइंट है। ठीक है, चलो, तो डीसीटी अपना इतना ही है, ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। अर्ली डीसीटी इतना है। ठीक है, ये अर्ली डीसीटी हो गया। अब लेट डीसीटी में क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, अर्ली डीसीटी हो गया, अब लेट डीसीटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये है लेट डीसीटी। लेट डीसीटी में होता है अल्डास्ट्रॉन आता है इसमें। ठीक है, अल्डास्ट्रॉन कहाँ से आता है, जोना ग्लोमेरुलस ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड का जोना कॉर्टिकल रीजन में जोना ग्लोमेरुलस सेल से अल्डास्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, अल्डास्ट्रॉन रिलीज होता है क्यों होता है, उसका स्टिमुलस देता है एंजियोटेंसिन 2 से। ठीक है, पूरा क्या बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल से ये होता है। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे तो उसका और अच्छे से अपने को समझ में आएगा कि क्यों होता है, बट यहाँ पर अपने को बस देखना है कि रीअब्जॉर्प्शन होता है क्या लेट डीसीटी में, उसके लिए अपन बस इतना याद रखेंगे अल्डास्ट्रॉन अपने आया। ठीक है, अल्डास्ट्रॉन आने के बाद क्या करता है, एक तो लेट डीसीटी जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब एकदम कट टू कट काम करता है। अल्डास्ट्रॉन आएगा तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या काम करता है, अल्डास्ट्रॉन आएगा, अल्डास्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वो उसमें उसके पास 3 टाइप के चैनल ओपन करने के कोड होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है, यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर ये सोडियम बाहर वापस से ब्लड वेसल में आता है, डीसीटी से यहाँ से ब्लड वेसल में गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कराता है, अब जब सोडियम जाएगा तो वाटर भी जाएगा, और अल्डास्ट्रॉन रिलीज़ होने का क्या बोलते हैं कीमो रिसेप्टर क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ये होता है कि सोडियम लेवल सोडियम लेवल डिक्रीज़ होता है और पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ होता है, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ मैं, हाइपरकैल्सीमिया होता है तो अल्डास्ट्रॉन रिलीज़ होता है, और अल्डास्ट्रॉन रिलीज़ करने का स्टिमुलेशन होता है एंजियोटेंसिन 2, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। वाटर जब ब्लड वेसल्स में आएगा तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, ब्लड वेसल्स का बेसिक कंसेप्ट है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। ठीक है, और अल्डास्ट्रॉन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं अपने मेम्ब्रेन पे एक्शन कर देता है। ठीक है, सिमिलरली एडीएच भी आता है, पर एडीएच इधर इतना फंक्शनल नहीं होता है, एडीएच कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा फंक्शनल होता है, पर यहाँ भी थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन कर देता है। ठीक है, ये 3 टाइप के जो प्रोटीन में आता है, एक से सोडियम का काम होता है, एक से पोटेशियम का काम होता है, और एक से वाटर का काम होता है। ठीक है, तो अल्डास्टोरॉन भी हो गया अपना, और अर्ली लेट वाला लेट डीसीटी हो गया, अर्ली डीसीटी हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्या बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट
पेज की सत्या पड़ी है। ठीक है, चलो कलेक्टिंग डक्ट पे आते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में ना ये जो अल्डोस्टेरॉन का जिस पे क्या बोलते हैं, जो अल्डोस्टेरॉन जहाँ पे चल रहा था ना जो सेल, उसको प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल सेल यहाँ पर सोडियम आयन निकलते, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराता है, पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट कराता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। यहाँ ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, यहाँ से सोडियम आयन को यहाँ डालता है और यहाँ से अपना जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ से पोटेशियम आयन को इधर भेजता है, और सिमिलरली यहाँ से वाटर को ये एब्जॉर्ब करके इधर भेजता है ताकि अपना ब्लड प्रेशर कम हो। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या बोलते हैं इस पे, ये अपना है पूरा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में दो बातें हैं। ठीक है, पहली है एसिडोसिस और दूसरी है अल्कोलोसिस। ठीक है, एसिडोसिस क्या होता है, एसिडोसिस कैरी आउट होता है इंटरकेलेटेड ए सेल्स में, और अल्कोलोसिस इंटरकेलेटेड बी सेल्स में। ठीक है, मान लो कि अपना जो किडनी है, ये क्या बोलते हैं, अब ब्लड से होता है ये बेसिकली, किडनी से तो नहीं, ब्लड से, मेन ब्लड की वजह से होता है। मान लो कि अपना ब्लड का पीएच कम हो गया है। ठीक है, ब्लड का पीएच कम हो गया, ब्लड एसिडिक हो गया है। ठीक है, तो ये वही बेसिक साइकिल करेगा अपनी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बनेगा, फिर अपने पास कार्बोनेट आयन बनेगा और प्रोटॉन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड का पीएच कम है तो जो बेसिक वाला कार्बोनेट आयन है उसको वापस से ब्लड में पुश करेगा और ब्लड में से क्लोरीन लेगा। ठीक है, क्लोरीन या तो ब्लड से लेगा या तो इंटरस्टिशियल स्पेस में अपने पास रहती है आयन्स, तो वहाँ से वो क्लोरीन लेगा और फिर कार्बोनेट आयन को इधर डाल देगा। तो जब कार्बोनेट आयन यहाँ आएगा तो ब्लड का पीएच बढ़ेगा तो ब्लड नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, और जो H+ आयन है उसको वापस से सिक्रेट कर देगा। ठीक है, DCT में, कलेक्टिंग डक्ट में, सॉरी। अब सिमिलरली अपना बेसिक, अब समझ लो कि ब्लड का पीएच बढ़ गया और ब्लड बेसिक हो गया, तो अपने को उसमें प्रोटॉन डंप करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन के लिए वही सेम साइकिल होगी, बस इसमें क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन के बदले प्रोटॉन इधर चले जाएगा और क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन यहाँ चले जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ आ गया, कार्बोनेट आयन यहाँ आ गया, और ये कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरीन या कैल्शियम की वजह से ये वापस से जाता है और कैल्शियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये अगर क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपने पास रहा तो पैसिवली हो जाएगा, नहीं तो फिर ATP यूज़ करके होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने पास ड्रग्स, टॉक्सिन, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सब भी यहाँ से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ATP यूज़ करके। तो जो अपना नाइट्रोजन अमोनिया आता है वो यहाँ पर जो H+ ही इसमें से डंप किए थे वो उसके बाद NH4 बना देता है और ये सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, बस ये पॉइंट है इसमें। और अगर अपना DCT का फंक्शन देखेंगे तो एसिड बेस बैलेंस बना कर रखता है। ठीक है, यहाँ पर ये है क्या बोलते हैं, अब ADH पे आते हैं। ठीक है, ये दोनों सेल्स देख लिया, अब ADH कैसे काम करता है वो देखते हैं। अब ADH आएगा, ADH आने के बाद भी वो सिमिलर साइकिल करेगा, बस इस ADH के पास ये पावर होती है कि ये एक्वापोरिन 2, 3, 4 ये इसको एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, अपने पास जो लूप ऑफ हेनले में था वो सिर्फ एक्वापोरिन 1 था, बट ADH यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 सीक्रेट करता है। ADH क्यों आता है भाई, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ठीक है, अपना समझो वाटर का डेफिशिएंसी हुआ जैसे फास्टिंग वगैरह के टाइम पे, तो ADH सिक्रेट होता है और अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो वही सिंपली ADH आएगा, ADH अपना G प्रोटीन पैक करेगा, ATP से GTP से ATP बनेगा, फिर साइक्लिक AMP बनेगा, प्रोटीन काइनेज A बनेगा, और प्रोटीन काइनेज A यहाँ पर एक वेसिकल होता है। ठीक है, उसके आसपास फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन क्या करेगा, सारे एक्वापोरिन को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद फ्यूज़ होएगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा ब्लड वेसल में। ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को भी बैलेंस करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री सिंथेसिस वेसिकल, जो ये वाला है ना वेसिकल से, इसको बोलते हैं प्री सिंथेसिस वेसिकल। ठीक है, अपना ADH अल्डोस्टेरॉन देख लिए, ADH देख लिए, दो हार्मोनल फंक्शन भी देख लिए अपन। ठीक है, हार्मोनल फंक्शन बेसिकली ना लेट ऑफ द नेफ्रॉन में होता है, अर्ली ऑफ द नेफ्रॉन में तो अपने पास ATP वगैरह से या फिर पैसिव डिफ्यूजन से या फिर इंटर सेलुलर स्पेस से रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन हो जाता है। बट अपने को लेट नेफ्रॉन में हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्यों पड़ती है, क्योंकि
ये अपना यहाँ तक तो अपना मामला हो गया था आसानी से कि हाँ जो ज़रूरत थी ले लिए, जो ज़रूरत थी दे दिए। बट यहाँ तक हाथ से मामला निकल जाता है, बॉडी बोलती है कि भाई नॉर्मल कंडीशंस नहीं रही, पानी की कमी हो गई या फिर आयंस इम्बैलेंस हो गया, जो भी हो गया, एसिडोसिस हो गया, अल्कलोसिस हो गया, तो यहाँ पर फिर हार्मोन्स वगैरह आते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है। और डीसीटी भी पढ़ लिया और कलेक्टिंग डक्ट भी पढ़ लिया अपन ने। ठीक है। तो जो अपना आखिरी में यूरिन बचता है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मैं बताता हूँ। ठीक है। कहाँ है यहाँ? हाँ, छोड़ो, चलो। ये देखो, यहाँ पर है ना अपना एक चीज़ होती है यूरिया साइक्लिंग। ठीक है। यूरिया साइक्लिंग। ठीक है। यूरिया साइक्लिंग क्यों होती है भाई? कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुला, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ मेडुला को मेंटेन करने के लिए यहाँ से यूरिया एक्सक्रीट होते हैं, यहाँ पर इंटरस्टिशियल में एक्सक्रीट होता है। और यही यूरिया क्यों होता है? क्योंकि भाई अपने को ऑस्मोलरिटी मेंटेन करनी है, और यही एक यूरिया है ना वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। फिर पीसीटी से घूमकर वापस से यहाँ पर से निकलता है, इसको बोलते हैं यूरिया साइक्लिन। ठीक है। ये भी एक चीज़ हो गई। तो अगर अपन देखेंगे क्या क्या पढ़ लिए, तो डीसीटी में ना, डीसीटी में हम लोग ने सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखे। फिर दूसरा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन देखे। फिर लेट डीसीटी में हम लोग ने देखे, हाँ लेट डीसीटी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन देखे। अर्ली डीसीटी में हम लोग ने वाटर और इसका रीअब्जॉर्प्शन देखे। फिर उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं अपना, ये फंक्शन हुआ था, ये अर्ली वाले में हुआ था। अब जो प्रिंसिपल सेल्स में वो वहाँ पर पीटीएच काम किया था। ओके। पीटीएच भी अर्ली में किया था। यहाँ पर अल्डोस्टेरोन काम किया था। हाँ। फिर इसके बाद हम लोग ने प्रिंसिपल सेल्स में देखे थे अल्डोस्टेरोन का फंक्शन। ठीक है। अल्डोस्टेरोन का फंक्शन देखे थे। और फिर उसके बाद एडीएच का भी थोड़ा बहुत फंक्शन था। इसके बाद हम लोग ने देखे थे, क्या देखे थे? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में दो चीज़ होती है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। अल्कोलोसिस और यूरिया साइकिल। ठीक है। यूरिया साइक्लिंग। थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन भी होता है ड्रग्स वगैरह का, अमोनिया ग्रुप का, नाइट्रोजन वेस्ट का, और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर सिक्रीट हो जाते हैं। ये एल्डोस्टेरोन में देखा गया था कि अपना पोटेशियम भी एक्सक्रीट होता है हाइपरकैल्सीमिया में। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, यूरिया साइक्लिंग ऑस्मोलरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सिमिलरली एल्डोस्टेरोन भी ऑस्मोलरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब है ना समरी देख लेते कि अब तक क्या क्या पढ़े। ठीक है। तो इनिशियली अपन पढ़े थे ये पीसीटी में। ठीक है। इनिशियली पढ़े थे ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में अपना सब फिल्ट्रेट आया, तीन तरह से फ़िल्टर हुआ। एक तो साइज़ के बेसिस पे, दूसरा चार्ज के बेसिस, फिर साइज़ के बेसिस पे। जैसे फर्स्ट फेनेस्ट्री सेल से अपना फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद हेपेरिन और टाइप 4 कोलेजन से फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन स्लिट से रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद अपना नेफ्रिन प्रोटीन से रीअब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ, सॉरी। तो ये फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पर सब अपने मॉलिक्यूल्स आ गए। जो एंड में अपने पास वो बचता था, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो बचता था उसके पार्टिकल्स होते थे 7 से 9 नैनोमीटर के। ठीक है। उसके बाद फिर वो अपना क्या बोलते हैं पीसीटी में आता था। पीसीटी में आने का तो उसकी ऑस्मोलरिटी होती थी 300 हाइपोटोनिक टू ब्लड। ठीक है। फिर पीसीटी में आने के बाद अपने पास रीअब्सॉर्प्शन होता था सोडियम का 65%, वाटर का 65%, कार्बोनेट आयन का 90%, कैल्शियम का 60%, क्लोरीन का अराउंड 50 to 60%, और पोटेशियम का भी 60%। ओके। फिर इसका पूरा मैकेनिज़्म ऊपर देख चुके पीसीटी में। फिर सोडियम के साथ साथ अपना रीअब्जॉर्ब होता था ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लैक्टेट और यूरिया। यूरिया साइक्लिंग जो मैं बताया था, यहाँ से वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 50% यूरिया वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। अब मैं ना एक चीज़ और बताता हूँ, यही देखो, इनिबिशन ऑफ फॉस्फेट आयन। तो है ना यहाँ पर है ना अराउंड अराउंड 85% फॉस्फेट आयन भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है।
लेकिन अगर मान लो यहाँ पर पीटीएच साइकिल चालू हो गई, तो ये पीटीएच साइकिल इसको रीअब्जॉर्ब करने से रोकेगा, क्योंकि अपने को जब पीटीएच साइकिल चलेगी तो उसके अराउंड अपने को फॉस्फेट आयन लगता है वेसिकल्स के अराउंड टू ओपन चैनल एंड कनेक्ट टू द डक्ट और आर्टरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। रिलीज़ करने के लिए जब अपने को फॉस्फेट आयन लगता है ताकि मेम्ब्रेन को इजीली टनल मिल जाए, ठीक है, चैनल। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद सारे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में अपने पास था सम ड्रग्स, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ऑर्गेनिक एसिड, सब सब एटीपी से यूज़ होकर सिक्रीट हो रहे थे। ठीक है, और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्या देखे थे अपन ने, ऑस्मोलैरिटी बदलती है। कैसे बदलती है, यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब होता है डिसेंडिंग लूप से, जैसे जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ टाइप 1 एक्वापोरिन होता है, बल्कि और यहाँ पर टाइप 1 एक्वापोरिन होता है, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नीड अपने पास टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 एक्वापोरिन खुलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये पूरा रीएब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पर फिर ये अपना जो था को सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर से अपना यहाँ पर 25% सोडियम और रीएब्जॉर्ब हो गया, 30% पोटेशियम और रीएब्जॉर्ब हो गया, और 30% क्लोरीन और रीएब्जॉर्प्शन हो गया। फिर यहाँ पर अपना चार्ज बनता था पोटेशियम की वजह से, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को इंटरसेल्युलर से ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब करवाता था। ठीक है, और अराउंड अराउंड 15% वाटर ये डिसेंडिंग लूप में भी रीअब्जॉर्ब हो जाता था। फिर यहाँ पर जो अपने पास आया 20% वाटर, 10% सोडियम, जिसकी वजह से अपना ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गई, अराउंड 200 हो गई। फिर यहाँ पर वही अपना सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ, पोटेशियम अंदर आया, अब सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया, अराउंड अराउंड 5 to 6% वाटर सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ। वाटर कंडीशनल होता है, जो सिम्पोर्ट के ज़रिए पूरा रीअब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद अपना पीटीएच हार्मोन आया। पीटीएच हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया में काम आता है, 10% कैल्शियम यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो गया। और यहाँ पर प्रोटीन काइनेज एंजाइम अगर एक्टिवेट होएगा तो फॉस्फोराइलेशन अराउंड द वेसिकल्स कराएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इनिबिशन होगा फॉस्फोराइलेशन का। फिर उस सेम यहाँ ये जो पूरा मैकेनिज्म था उसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। सिमिलरली यहाँ पर भी अपना वैसा रेक्टा में भी काउंटर करंट एक्सचेंजर मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं अपने क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना सोडियम आयन अंदर ही आ रहा है, यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है और यहाँ से सोडियम आयन बाहर जा रहा है। तो ये जो पूरा आड़ा टेढ़ा मैकेनिज्म चल रहा है, इधर से आना उधर से जाना, इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। ये क्यों होता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है और अपने जो सोडियम आयन है उसको वॉश आउट होने से बचाता है, ताकि एकदम ही हाइपोटोनिक सिचुएशन ना आ जाए, जितनी वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन है। अब जैसे सिमिलरली देख लो, यहाँ का जो ये वाला ट्यूब का है वो 300 ऑस्मोलैरिटी और यहाँ का है 325। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट की थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसी में अर्ली डीसीटी तक तो अपने को समझ में आ गया। फिर लेट डीसीटी में अपना अल्डोस्टेरोन आता है। अल्डोस्टेरोन क्या कराता है भाई, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। कैसे कराते हैं, यहाँ पे प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, जिससे अपना सोडियम आयन बाहर जाता है, पोटेशियम आयन अंदर आता है और वाटर बाहर जाता है। ठीक है, सबके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये स्टिमुलेट करता है कि हाँ भाई रीअब्जॉर्प्शन करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत एडीएच भी काम आता है, जोना ग्लोमेरुलस से सिक्रीट होता है ये एड्रेनल ग्लैंड से, जिसका एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेशन होता है, और कैल्शियम लेवल भी बढ़ जाता है। हाइपर कैल्सीमिया भी एक स्टिमुलेशन होता है इसका। ठीक है, फिर एसिडोसिस और अल्कलोसिस ब्लड पीएच की वजह से चलते हैं। ठीक है, ब्लड में अगर उस ब्लड का पीएच बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा तो ब्लड बेसिक होगा, ब्लड को प्रोटॉन चाहिए होगा तो प्रोटॉन अल्कोलोसिस से मिलता है। ब्लड का पीएच कम होगा तो ब्लड को कार्बोनेट आयन चाहिए रहेगा, तो एसिडोसिस से होता है। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी थोड़े बहुत एक्सक्रीशन होते हैं, ड्रग अमोनिया ये सब के सिक्रीशन होते हैं, सॉरी, यहाँ पर जाता है। और फिर यहाँ से यूरिया साइक्लिंग भी होती है। और ये जो पूरा अपना क्या बोलते हैं एडीएच का फिर फंक्शन हो गया। एडीएच आता है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं अपना पूरा प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, एक्वापोरिन को एक्टिवेट करता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, पूरा पढ़ चुके, सेम वही जी प्रोटीन पे स्टिमुलेशन करेगा, फिर जीटीपी से एटीपी बनेगा, फिर एटीपी से अपना साइक्लिक एएमपी बनेगा, साइक्लिक एएमपी से फॉस्फोकाइनेज ए बनेगा, प्रोटीन काइनेज ए, फिर वो फॉस्फोराइलेशन कराएगा इसके अराउंड। ठीक है,
अपना अराउंड अराउंड समझ लो पूरा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब बचा है सिर्फ क्या बोलते हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एडीएच और एन एट्रियम, वो वाला है ना हार्ट वाला जो हार्मोन, वो सिस्टम वो वाला बचा है, रास जिसको बोलते हैं, RAAS, रास, वो पढ़ना है। उसमें भी दो टाइप के होते हैं, मायोजेनिक और इंट्रिंसिक ऑटो रीनल रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो। ठीक है।